सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर जल संसाधन के लास्ट में जो टॉपिक है वर्षा जल संग्रहण, उसके बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अलाभप्रद असर और उस पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इसके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहार्य विकल्प हो सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अलावा भी कुछ विकल्प ऐसे हो सकते हैं जिनके द्वारा सिंचाई की जा सके। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी बनाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। लोग वर्षा जल संग्रहण को विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरीकों से संग्रहित करके उससे सिंचाई एवं घरेलू कार्य करते थे। जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित हुए, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में लोग गुल अथवा कुल के नाम से जो जल संग्रहण की एक वाहिकाएँ थी वो बनाते थे। वो किस प्रकार की होती थी? नदी की धारा का रास्ता बदलकर, नदी की धारा का रास्ता वो खुदाई के द्वारा बदलते थे और खेतों तक लाने के लिए एक बड़ा सा संचय स्थान बना लेते थे, एक तालाब टाइप बना लेते थे और उससे अपने अपने खेतों के लिए पानी ले जाया करते थे। इसे क्या कहते हैं? गुल कहते हैं, जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है। राजस्थान के अर्ध शुष्क तथा शुष्क क्षेत्र, जो विशेषकर जैसे बीकानेर है, वहाँ पर टाका नाम का जो जल संग्रहण था वो विकसित हुआ था। इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि फलौदी नाम का एक जो टाका बनाया हुआ था वो लगभग 6.1 मीटर तो इसकी गहराई थी और 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा एक बहुत बड़ा कमरे की तरह एक टाका बना हुआ था। ये सबसे बड़ा टाका है। वहाँ पर ये टाके विकसित हुए थे और इन टाकों में जल को, जो वर्षा जल था, उसको संग्रहित करते थे और पाइपलाइन द्वारा एक ग्रीष्म अवधि से लेकर दूसरी ग्रीष्म अवधि तक वो जल संग्रहण हो जाता था। इतने बड़े बड़े टाके बनाए जाते थे। इस संग्रहण से दो प्रकार के भी होते थे ये संग्रहित किए गए, एक पेयजल, पीने का जल, और एक होता था जो घरेलू अन्य कार्य एवं सिंचाई कार्य के लिए। टाका सबसे बड़ी पद्धति थी क्योंकि शुष्कीय भाग में इनका ही प्रयोग किया जाता था। अब आपको बताएंगे कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत पहाड़ी जो भाग थे उनमें बांस के पाइपलाइनों द्वारा प्रयोग किया जाता था, जैसा कि चित्र नंबर 1 में ये इसमें दिखाया हुआ है कि ये प्रणाली बांस से बनाई हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी को ले जाते ढे। पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण ह्रास जल पहाड़ के निचले स्थानों तक पहुंच जाता था। जैसे ढलानी भाग होता है, ऊपर से पाइपलाइन से नीचे की ओर चला जाता था। झरने होते हैं, उनसे पाइपलाइन को जोड़ा और पानी को ऊपर से नीचे ले आते थे। दूसरा है बांस से निर्मित चैनल से पौधे के स्थान तक जल का बहाव परिवर्तित किया जाता था और पौधों तक बांस के जो पाइप से बनाई गई लाइन थी, बिछाई गई लाइन थी, उससे पानी वहाँ तक पहुँचाया जाता था और पौधों की सिंचाई कर दी जाती थी। अगली बात है कि जो पाइपलाइन कहीं पर जा पाएगी और कहीं तक नहीं जा पाएगी, जैसे कि एक स्थान के बाद ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती है पहाड़ों पर, तो वो एक सड़क से दूसरी सड़क तक कैसे ले जाई जाए। तो ऊपर से
बांस की पाइपलाइन ऊपर से बिछाई जाती थी और ऊपर से पानी जाता था। संकलित किए हुए जो भाग थे पानी के, वो पानी को ले जाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता था। संकुचित किए हुए चैनल सेक्शन और पथांतरण इकाई जल सिंचाई के अंतिम चरण में प्रयुक्त की जाती थी। अंतिम चैनल के सेक्शन से पौधे की जड़ों के निकट जल गिराया जाता था। जैसे पौधों को जल की आवश्यकता है तो उसको बीच बीच में से एक पाइपलाइन देकर एक स्थान पर दिया, दूसरे स्थान पर दिया, लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में पौधों की सिंचाई के लिए उनकी जड़ों पर ये जल दिया जाता था। तो इस प्रकार से चित्र के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि विभिन्न विभिन्न प्रकार की जिन स्थानों पर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं विकसित नहीं हुई थी, लेकिन अब तो इतना हो गया है कि छोटी बड़ी परियोजनाएं हर स्थान पर पानी की उपलब्धता सरकार के द्वारा की जा रही है। लेकिन फिर भी जिन स्थानों पर नहीं होती है, उन स्थानों पर इस प्रकार की सिंचाई के माध्यम के द्वारा जल के जो तरीके हैं एकत्रित करने के, उनके द्वारा सिंचाई की जाती है।